हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में मैंने आपके प्रश्नावली 4.1 को खत्म किया था। उसका पहला सवाल और दूसरा सवाल हमने कर लिया था और उम्मीद है कि आपको उसके लेक्चर्स पसंद आए होंगे। श्रीधराचार्य का यूज कैसे करना है, द्विघात समीकरण होता क्या है। आज हम थोड़ा सा जो हमने बहुपद में पढ़ा था, हमने गुणनखंड विधि से शून्य के निकाला था, आपको याद हो तो। हम आज इस क्लास में पहला क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और पहले क्वेश्चन के अंदर टोटल जो सवाल है वो आपके हैं 5 सवाल। तो आज हमारी जो क्लास होने वाली है 5 सवाल की होने, पहले के 5 सवाल, और कल की क्लास में हम करेंगे 4.2 को पूरा खत्म। 2 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस है और ढंग के क्वेश्चंस है। एग्जाम में यहाँ से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा। राजस्थान बोर्ड में पिछले साल 2 क्वेश्चन आ गए थे सीधे यहाँ से उठ के, तो एक आधा क्वेश्चन और होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है, वो क्लास होगी 4.2 के पहले के 5 सवालों को करने की। गुणनखंड विधि है, सब बच्चों को आता है। हमने दूसरे चैप्टर में जो गुणनखंड विधि पढ़ी थी उसमें क्या किया था, हमने शून्य के निकाले, फिर सत्यता की जांच की थी। यहाँ सत्यता की जांच नहीं, अब वहां उन्होंने शून्य बोला या इन्होंने मूल बोल दिया, बात एक ही। आइए डिस्कशन करते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब x के 2 मान आपको ज्ञात करने, और आपके सामने एक प्यारा सा द्विघात समीकरण है x² - 3x - 10। तो थोड़ा ध्यान देना, आराम से डिस्कशन करते हैं। तो आप लिखेंगे पहले तो आपके पास द्विघात समीकरण जो दे रखा है, ये आपके पास है द्विघात समीकरण। अब आपको थोड़ा सा जब याद होगा तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हमने इधर एक रफ वर्क किया था और हमने एक बात बोली थी कि द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद को सॉल्यूशंस करने का मतलब है पहले वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर को एज इट इज लिखना होता है। क्या राइट कह रहा हूँ? बिल्कुल बात सही है या नहीं है? यही हमने पढ़ा था कि पहले वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर को क्या रखना, सेम रखना। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो आपके पास फर्स्ट वाला नंबर है और ये जो लास्ट वाला नंबर है, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² को गुणा करेंगे -10 से, तो गुणा करने पर आ जाएगा -10x²। और बीच में मेरे पास एक नंबर है -3x। अब इस -3x को मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना, 2 पार्ट्स में। लेकिन जब मैं -3x को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो मेरे पार्ट्स ऐसे नहीं हो कि मैं कुछ भी कर दूं। मेरे पास एक कंडीशन होनी चाहिए, मुझे एक क्वेश्चन ये कहेगा, मेरे पास ये शर्त होनी चाहिए कि जब मैं इस -3x के 2 टुकड़े करूं तो 2 टुकड़े मुझे इस प्रकार करने हैं कि चाहे मैं उसको चाहे प्लस चाहे माइनस कुछ भी करूं, चाहे जोड़ूं चाहे घटाऊं, तो उत्तर तो -3x आ जाना चाहिए। लेकिन जब मैं उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करूं तो उत्तर मेरे को -10 आना चाहिए। ऐसी 2 संख्याएं आपको सोचनी है जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। उम्मीद है आप सोच पाएंगे। थोड़ा सा सोचें, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी। हाँ, मुझे ये सोचना चाहिए। ध्यान देना कैसे सोचेंगे। -10 लाना, इधर माइनस है। आप कहोगे सर 10 लाना है, तो एक तो तरीका है 5x और एक तरीका है 2x का। भाई 5 को 2 से गुणा करेंगे 10x। लेकिन अगर दोनों ने आपने प्लस लिख दिया तो फिर तो 5 और 2 7x हो जाएंगे। आपको 3 चाहिए, इसका मतलब माइनस ये लिख दो और ये लिख दो प्लस। अब मैंने माइनस बड़ी वाली क्यों लिखा, क्योंकि मुझे संख्या ऊपर माइनस की चाहिए। अब थोड़ा सोचें देखो क्या करना। माइनस के 3x और प्लस का 2x जुड़ेगा तो माइनस का 3x आ जाएगा। -5 को 2 से गुणा करोगे माइनस का 10 आ जाएगा। x को x से गुणा करोगे x²। इसका मतलब मैंने इसके गुणनखंड कर दिए, और गुणनखंड मैंने जब कर दिए तो यहाँ आएगा 5x और यहाँ आएगा आपके पास 2x। मुझे नहीं लगता मेरे शेर और शेरनी को इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। नंबर्स आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पहला कंडीशन ही है, आपको नंबर सोचने के बाद कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ से 2 के क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने। हमने 3 संख्याओं को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 2 संख्याओं के बन जाएंगे जोड़े। अब जो 2 संख्याओं के जोड़े बन गए तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिखाई देगा। आपको सिर्फ x कॉमन है, देखो बिल्कुल x कॉमन है। तो x² में से x कॉमन लिया तो पीछे x बचेगा माइनस 5 तो कॉमन लिया नहीं तो 5 तो एज इट इज रहेगा, और x कॉमन लिया तो बचेगा। अब गुणनखंड का नियम क्या कहता है, गुणनखंड का नियम ये कहता है कि अगर यहाँ x - 5 है तो आगे में आप कुछ भी कॉमन लो, मुझे पता नहीं कुछ भी कॉमन लो या नहीं लो, आपको आगे भी x - 5 नजर आना चाहिए। आई एम राइट, बात से कह रहा हूं। गुणनखंड नियम क्या कहता है कि जब आप यहाँ x - 5 लिख रहे हो ना, आप चाहे यहाँ कुछ भी कॉमन लो, मुझे पता नहीं, मैं आगे x - 5 देने वाला हूं, मुझे सेम वैल्यू नंबर चाहिए। तो आप करेंगे क्या, समझ रहे? आपको कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है, प्लस, तो आप यहां पर भी लगाएंगे प्लस का चिन्ह। सही बात है, इधर x है इधर x नहीं है तो x कॉमन नहीं, लेकिन 2 कॉमन है। कैसे, देखो 2 कॉमन ले लिए तो पीछे x बच गया, चिन्ह किसका, माइनस का, और 2 का भाग 10 में कितनी बार जाता है, 5 बार। बात समझ में आई या नहीं है? ऐसे आपको कॉमन लेना है, गुणनखंड का नियम है। जैसा यहाँ है वैसा का वैसा यहाँ लेना, अपने आप ही कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस हो तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। ये बातें मैं आपको सेकंड चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से बता चुका हूँ और यहाँ पर भी बता रहा हूँ। ध्यान दें इधर। अब जब आप इसको प्लस लेंगे तो आप इस सोचें
इस प्लस के इधर इधर सोचना थोड़ा सा, इस प्लस के इधर इधर और इस प्लस के उधर उधर सोचो। आपको कुछ संख्याएं कॉमन आ रही है कि आपको सर एक जैसी संख्या है ये और ये, इसको कॉमन लो। तो x माइनस 5 को आप लेंगे कॉमन। तो जब मैंने यहां से ये कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा? x। बिल्कुल सही बात है भाई, यहां से ये कॉमन लिया तो पीछे x बचा, फिर चिन्ह किसका? प्लस का। और इन दोनों में से क्या कॉमन लिया? x माइनस 5 लिया तो का क्या देगा आपको? 2 बराबर क्या हो गया? 0। पर्सन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा, समझते जाएं टॉपिक को, ठीक है। अब क्या करना है? अब इस क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में करना है डिवाइड। कितने पार्ट्स में करना है? 2 पार्ट्स में डिवाइड। एक बार ये जो x माइनस 5 है उसको 0 के बराबर करो, एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर करो। ये रूल है कि आपको जब दो संख्याएं गुणा में हो तो 0 हो तो दोनों को बराबर कोई आ जाता है। यहां से क्या आप कह सकते हो? x का मान सर 5 आएगा भाई, माइनस का 5 उधर गया, प्लस का 5, और यहां से प्लस का 2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 2। और मेरे पास जो ये x के दोनों मान आए हैं यही मुझे इस प्रश्न के क्या है? मूल कहलाएंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता इस सवाल में किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये है गुणनखंड विधि। हम अभी 4 सवाल और डिस्कशन करेंगे, आपके गुणनखंड के नियम और बेहतरीन होंगे और आपको चीज़ें समझ में आएगी। हम एग्जाम्पल करेंगे तो फिर और होगा। और हमने किया है क्वेश्चंस, और ज़्यादातर क्वेश्चंस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा होते जाएंगे। सेकंड चैप्टर को देखो एक बार, क्या नियम किया, अलग अलग संख्याएं कोई भी आ सकती है। मैथमेटिक्स का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि आपको एक्चुअल में करना क्या, ठीक है। तो ये है, हमने पहले इसको और इसको गुणा करवाया तो हमने ये सोचा गुणा करवाने पर माइनस का 10x स्क्वायर आना चाहिए या माइनस का 10 आना चाहिए। आप छोड़ो x स्क्वायर तो वैसे भी लगाना x तो पीछे, और जोड़ने पर या घटाने पर माइनस का 3x आना चाहिए। हमने 2 ऐसी संख्याएं सोची, 5x और 2x, तो माइनस का 5x प्लस का 2x सोचा, क्योंकि मुझे जब जोड़ूं या घटाऊं मुझे माइनस का 3x लाना है। तो बड़ी वाली संख्या माइनस की होगी, छोटी वाली प्लस की होगी। तो ये हमने एक रफ वर्क कर रखा है जो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। एग्जाम में आप तो कर देना, इसको कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होता है ना। साइड में आप जब ये रखेंगे ना तो थोड़े दिनों बाद में जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और ये के बाद ये कैसे आ गया, इसकी वजह से आया वो वर्ड। फिर कॉमन लेना, प्रैक्टिस करना, कैलकुलेशन करना, माइनस का 5 उधर गया प्लस का ये, और ये उत्तर कैसे पता लगता है सही है या नहीं। आप ये वैल्यू या ये वैल्यू उठा के यहाँ रखना, किसी भी x में मान रखना और उत्तर 0 दे देगा। आप देख लेना चाहिए करके। जैसे आपने यहाँ 5 रखा तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे सर 25 होता है, ठीक है। माइनस आपने 5 रखा, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 और माइनस 10, देखो 25 माइनस माइनस हो गया, जुड़ेगा तो ये हो गया कितना? 25। 25 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 0। उम्मीद है इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आपके उत्तर सही है या नहीं। उसको चेक करने का एक तरीका होता है। वहाँ तो हम शून्य को में चेक कर रहे थे सत्यता की जाँच, यहाँ सत्यता की जाँच नहीं करनी तो आप यहाँ रख के चेक कर सकते हो 0 दे रहा है या नहीं दे रहा। ये भी दे देगा, आप रख के चेक लेना, कोई दिक्कत नहीं। 10 माइनस 10 आएगा, उत्तर सेम आएगा, ठीक है। उम्मीद है ये जो पहला सवाल है, पहले का ये पहला सवाल है, ठीक है। आप ना, मैंने रोमन वाला नहीं लगाया, ये लगा दिया। आप इस बात से समझ जाना कि ये पहला सवाल है। तो पहले का पहला सवाल हमने कर लिया, गुणनखंड विधि। अभी 4 सवाल और है और गुणनखंड विधि आपकी क्लियर होगी, और कैसे कॉमन आ रहा है, ये चीज़ें कैसे हो रही है, ठीक है। अगली स्लाइड में करते हैं इसका दूसरा सवाल, तब तक आप इसको देखें। अब देख करते हैं पहले का दूसरा सवाल। पहले के दूसरे सवाल में आपको गुणनखंड करना है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ध्यान से देखना आराम से। पहले तो आप लिखें द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है आपके पास में 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। रूल क्या कहता है कि पहले वाले नंबर को लिखो एज इट इज और लास्ट वाले नंबर को लिखो एज इट इज और बराबर लिखो 0। बीच वाले नंबर को छोड़ दें। साइड में क्या इधर रफ वर्क करना होता है क्या? बिल्कुल। रफ वर्क में क्या लिखते हैं कि सर पहले और लास्ट वाले नंबर को हम करते हैं गुणा। तो पहला नंबर है हमारे पास 2x स्क्वायर और गुणा लास्ट वाला नंबर है मेरे पास माइनस 6। तो मैं कह सकता हूं कि गुणा करने पर मुझे नंबर मिलना चाहिए माइनस का 12x स्क्वायर। क्या ख्याल है? सही बात कह रहा हूं क्या? बोलो। एकदम सही बात है कि मुझे पहली और लास्ट वाली संख्या गुणा किया तो माइनस का 12 मिल रहा है, और मेरे पास बीच में एक संख्या है प्लस का x। कितने भागों में डिवाइड करना चाहिए इसको? 2 भागों में। मुझे ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है जिनको मैं जोड़ूं या घटाऊं तो मुझे x मिल जाए, मतलब 1x, एक ही बात है, और गुणा करने पर कितना मिल जाए? माइनस का 12 मिल जाए। तो आप कहोगे सर अगर आप 4 और 3 सोच लो भाई, 4x और क्या सोच लो? 3x सोच लो। तो देखो 4 को 3 से गुणा करोगे 12 आ रहा है मेरे को। बिल्कुल आपने एकदम सही सोचा। और x को x से गुणा, x स्क्वायर वैसे भी आएगा, गुणा करने पर 12 आ रहा है, लेकिन हमें गुणा करने पर माइनस 12 चाहिए। गुणा करें माइनस 12, इसका मतलब या तो 4 माइनस का या 3 माइनस का, दोनों में से एक माइनस है। अब उत्तर आपको जोड़ने पर x प्लस का लाना है, इसका मतलब ये माइनस में है और ये है प्लस में। अब ध्यान दो, प्लस के 4x में माइनस का 3x जाएगा, प्लस का x बचेगा। 4 को 3 से गुणा करोगे माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है सर, तो आप लिखेंगे ये हुआ आपके पास प्लस का 4x
और माइनस का 3x। ठीक है, बनाओ दो के जोड़े, तो 2 का जोड़ा बना तो एक आपके पास ये बन गया और एक आपके पास जोड़ा बन गया ये। सही बात है, कोई दिक्कत है क्या? अब आपको लेना है इसमें से कॉमन। तो आप कहेंगे सर कॉमन जब लेंगे तो इन दोनों में मुझे कॉमन एक तो 2 नजर आ रहा है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है और x कॉमन नजर आ रहा है। हमेशा बड़ी घात एक छोटी घात होती है ना, हमेशा छोटी घात कॉमन आती है, ध्यान रखना, क्योंकि बड़ी में से छोटी कॉमन आ सकती है लेकिन छोटी में से बड़ी घात कभी कॉमन नहीं आती। तो देखो 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, पीछे बचा x प्लस 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, और x आपने कॉमन ले लिया तो x। मैंने क्या बोला था? गुणनखंड ये कहता है कि मैं जैसा यहां दिखाई दे रहा हूं मैं आगे भी ऐसा का ऐसा ही दिखाई दूंगा, मेरे में कोई चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं जैसा यहां हूं वैसा का वैसा आगे नजर आऊंगा। अब आपको ये सोचना है कि आपको आगे क्या कॉमन लेना है, लेकिन मैं तो पहले ये कह रहा हूं कि जैसा मैं यहां हूं वैसा का वैसा यहां दिखाई दूंगा। किसका चिन्ह दिखाई दे रहा है? माइनस का, तो यहां माइनस आएगा। और क्या दोनों में 3 कॉमन है क्या? ध्यान देना, ये माइनस कॉमन आ गया तो अंदर वाली सारी चीजें प्लस बन गई, क्योंकि माइनस जब बाहर कॉमन आ जाता है अंदर सब प्लस हो जाता है। तो माइनस यहां से कॉमन ले लिया, 3 यहां से कॉमन ले लिया, प्लस का x बचा, और माइनस ले लिया तो प्लस हो गया, और 3 का भाग 6 में कितनी बार? 2 बार। आप बिना सोचे समझे ध्यान रखना, x प्लस 2 यहाँ है तो x प्लस 2 यहाँ आएगा। आप देख लो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, और चिन्ह ध्यान रखना, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, इतना ही सोचना है, बाकी अपने आप चीजें बच जाएगी, आपको ज्यादा सोचेंगे। अब आप जब इस प्लस को देखेंगे, सॉरी इस माइनस को देखेंगे, इस माइनस को देखेंगे तो आपको लगेगा इस माइनस के इधर, इस माइनस के इधर, दोनों में एक सेम जैसी फोटोकॉपी नजर आ रही है। x प्लस 2 ये वापिस कॉमन है, तो x प्लस 2 वापिस कॉमन है, तो यहां से ये कॉमन है तो यहां बचेगा 2x, फिर चिन्ह किसका है? माइनस का, और यहां से ये कॉमन है तो पीछे बचेगा माइनस का 3 बराबर हो गया 0। इसके बाद काम खत्म हो गया, ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया। आपको इसको कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में यहां से इस सवाल को बांटना। और जब 2 भागों में इस सवाल को बांटेंगे तो आपके पास x प्लस 2 बराबर आप लिखेंगे 0 और 2x माइनस 3 बराबर लिखेंगे 0, और x बराबर प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 2, और यहां से आप कह सकते हो 2x बराबर माइनस का 3 उधर गया प्लस का 3, और x बराबर हो जाएगा 3 बटा गुणा वाला कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो मेरे पास जो फाइनल इस सवाल का उत्तर आया है वो आया है x बराबर -2 और x बराबर 3/2, x बराबर 3/2। मुझे नहीं लगता मेरे लालों और लालियों की इसमें कोई समस्या आपको होनी चाहिए। हमने इजी वे में गुणनखंड करना सीखा है। आपको थोड़ा सा एक स्टेप जो ये है ना, इसके बाद जो ये स्टेप लिखा है, ये स्टेप ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्टेप सबसे क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब यहां आपको सोचना है कि गुणा करवाना करना, ये सारी बातें मैंने साइड में आपके लिख रखी है। सोचना पड़ेगा मुझे ऐसी कौन सी 2 संख्याएं सोचनी चाहिए। ऐसे एक बात बताऊं, गुणा करने पर -12 चाहिए, तो मैं -6 और +2 को गुणा कर रहा हूं तो भी -12 ही आ रहा है। -6 और +2 को गुणा कर रहा हूं तो भी -12 ही आ रहा है। तो कहां जरूरत पड़ी मुझे 4 और 3? क्यों? जब मैं -6 और 2 को जोड़ूंगा माइनस का 4 मिलेगा, मुझे तो 1x चाहिए ना। तो इसका मतलब वहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, करना। बाकी तो फिर एक बेसिक सा काम है जो आपने 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में गुणनखंड विधि में सीखा है। ठीक है, उम्मीद है पहले के दूसरे सवाल में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। एक बार आराम से आप इसको देख लें। अगली स्लाइड में करते हैं इसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल थोड़ा सा जब आप देखेंगे तो आपको इसे रूट वगैरह लगने में आपको डर लगेगा, लेकिन कोई डर की जरूरत नहीं। रूट भी बड़ा सिंपल सी चीज़ होती है, आपको ज़्यादा डरने की जरूरत। गुणनखंड भी बहुत ईजी है उसका। ठीक है, कुछ उदाहरण में भी 1-2 गुणनखंड आ रखे हैं जो रूट वाले, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले आप सवालों के ऊपर गौर करें, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ ले, सफिशिएंट है। यहाँ से आपके NCERT और इस क्लास से बाहर कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब एक बार इसको देखें। अगली स्लाइड में करते हैं इसका तीसरा सवाल। अब देख करते हैं इसका तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या है कि √2x² + 7x + 5 √2 = 0। और जब जब रूट दिखाई देता है तो बच्चों के मन में ये होता है, सर गुणनखंड तो नॉर्मल पढ़ रहे थे, नॉर्मल में भी हमें डर लग रहा है, तो ये गुणनखंड रूट वाले कैसे होंगे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रूट वाले गुणनखंड कितने सिंपल है। ध्यान देना, क्या करना काम वही, पैटर्न जो सेम चल रहा है ना, वही पहले और लास्ट को सेम रखना, फिर पहले और लास्ट को गुणा करना, बीच वाले के टुकड़े करना, काम वही करना। ध्यान दें कैसे। पहले जो आपके पास द्विघात समीकरण है उसको लिखें। ये लिख दी। क्या काम होता है कि पहले और लास्ट वाले को एज इट इज लिखो। तो पहला है आपके पास √2
एक्स स्क्वायर और फिर है प्लस का 5√2 बराबर 0। क्या ख्याल है? एकदम बात सही बोली। अभी तक मैंने कोई पैटर्न में चेंज किया है क्या? नहीं किया सर। तो इधर ध्यान दे करना क्या, तो इधर हम करेंगे कि सर पहले और लास्ट वाले को क्या करने वाले हैं, हम गुणा करने वाले हैं। तो पहले वाले की जगह तो है √2 एक्स स्क्वायर गुणा और लास्ट में लिखा है 5√2, दोनों ही प्लस के हैं। क्या बेटा जी, इसको मैं √2 गुणा 5 गुणा एक्स स्क्वायर, √2 क्या, मैं इसको क्या 2 गुणा 5 गुणा एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, तो मैं कहूँगा बेटा आप ये बात सोचें कि आपने जब इस √2 को, कौन से √2 को, इस √2 को इस √2 से गुणा करवाए तो क्या ये 2 नहीं बना क्या? क्योंकि जब रूट को रूट से गुणा करवाया जाता है और रूट के अंदर नंबर सेम हो तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। क्या बात ये पढ़ी भी है 9th क्लास में, ये मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया। रूट को रूट से गुणा करने पर शर्त ये होनी चाहिए रूट के अंदर नंबर एकदम सेम नजर आने चाहिए। अगर नंबर सेम है इसका मतलब रूट हट जाएगा। और अगर आपने इस √2 को इस √2 से गुणा कर दिया 2 आ जाएगा, ये 5 लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर लिख दिया। क्या ख्याल है? सही बात है, बिल्कुल सर। और अब गुणा करो तो गुणा करने पर आ गया 10x स्क्वायर। 5 को 2 से गुणा करोगे 10x स्क्वायर आ जाएगा। और बीच में मेरे पास एक नंबर है प्लस का 7x। कितने भागों में तोड़ो? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। अब मुझे 2 संख्या ऐसी सोचनी है जिनको गुणा करूं 10 आ जाए और जोड़ूं तो क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो मैं कह सकता हूं कि सर आप इसको है ना 2x और 5x में तोड़ दो और दोनों ही तोड़ दो प्लस। क्या ख्याल है? 2x और 5x प्लस का 7x होता है और 2x को 5x से गुणा करोगे तो प्लस का 10x स्क्वायर आ रहा है। गुणनखंड हुए या नहीं हुए? तो रूट कहाँ काम आए बताओ? रूट देख के डरे या नहीं डरे? नहीं डरना ना, सिंपल सी चीज़ें हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके थोड़ा सा दिमाग लगा काम करेंगे, काम इजी वे में हो जाएगा। तो ये हमने काम कर दिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना था। इस √2 को इस √2 से गुणा करोगे तो 2 बन जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस का 2x और प्लस का लिख सकता हूँ 5x। मैं सीधा अब डायरेक्ट कॉमन नहीं ले रहा हूँ, मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ। स्टेप इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ तो कुछ कॉमन नजर आ जाएगा, लेकिन मैं ये √2 है यहाँ कुछ कॉमन आएगा। मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एक बात बताओ, जैसे आपको पता है कि √2 गुणा √2 कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। क्या ख्याल है? सही बात है। √2 गुणा √2 क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, तो क्या मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं? तो क्या इस चीज को मैं ये नहीं लिख सकता? भाई एक बात बताओ, √2 गुणा √2 को मैं 2 लिख सकता हूं, तो क्या मैं 2 को ये वाली चीजें नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। बराबर में मैं अगर जब चीजें होती है तो बराबर में मैं कोई भी टर्म काम ले सकता हूं। मैं x बराबर 2 कहता हूं, मैं या तो x बराबर 2 कह सकता हूं या कह सकता हूं 2 बराबर x। इसका मतलब x का मान तो 2 ही है। तो मैं √2 को √2 गुणा √2 भी लिख सकता हूं, जो मेरे पास यहां दिखाई देगा। मैं क्यों लिख रहा हूं इसके पीछे के रीजन देता हूं आपको। ये है आपके पास √2 एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 2 है ना, इस 2 को मैं लिखना चाह रहा हूं √2 गुणा में √2 और फिर x। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब मैं अब कॉमन लेना चाहता हूं तो मुझे कॉमन चीज नजर आएगी √2 और √2। बात आगे समझ? इसीलिए मैंने ये जो 2 है ना उसको मैंने √2 गुणा √2 लिखा और प्लस में यहां कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां तो सीधा सीधा 5 कॉमन नजर आ जाएगा और बराबर में हो गया 0। अब मेरे पास यहां से जो रूल बनेगा वो बनेगा, यहां से एक जोड़ा ये बना और यहां से एक ये बना। क्या ख्याल है? सही एकदम। तो आपने कहा कि जब ये 2 लिखा है तो 2 को मैंने √2 गुणा √2 लिखा, ये मैंने यहाँ आपके लिए रीजन लिख दिया। ठीक है, तो आगे देखें क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो सर, एक यहाँ पर √2 है, यहाँ पर भी √2 है, तो एक √2 तो पक्का कॉमन आएगा, मैं कहूँगा बिल्कुल सर। और इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, तो एक एक्स कॉमन आएगा। जब मैंने ये कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में से ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो एक्स बचेगा, बिल्कुल सही बात है। √2 आपने कॉमन ले लिया, एक्स आपने कॉमन ले लिया, तो एक √2 यहाँ बच गया। सही बात है, बिल्कुल। आप ये सोचेंगे देखो √2x पूरा ही कॉमन ले लिया, पीछे √2 बच गया। अब गुणनखंड क्या कहता है? आप आगे कुछ भी कॉमन ले, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैं यहां हूं वैसा का वैसा मैं यहां पर भी नजर आऊंगा। सही कह रहा हूं मैं? अरे कुछ नई बात तो नहीं बोली ना। गुणनखंड क्या कहता है कि मैं जैसा यहां नजर आ रहा हूं मैं वैसा वैसा आगे नजर आऊंगा। मुझे पता नहीं, आप कुछ भी कॉमन लो। आपको भी ये सोचना है क्या कॉमन लेना है। मैं तो जो आगे बढ़ूंगा वैसे फोटो को भी बढ़ूंगा इसके जैसे एज इट इज है। ठीक है साहब कहता है, तो कहता है रूल रेगुलेशन काम आएंगे। क्या चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको? 5, तो यहाँ आएगा, सॉरी प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। और 5 कॉमन है क्या? बिल्कुल 5 कॉमन है, दोनों में 5 है। देखो 5 कॉमन ले लिया, x बचा, फिर प्लस
5 कॉमन लिया, पीछे बचा √2। अब जब ये प्लस का चिन्ह है तो इस प्लस के इधर और इस प्लस के इधर दो चीजें सेम कॉमन आ रही, ये और ये। वापिस कॉमन लो, इसको वापिस कॉमन लोगे तो x प्लस में आएगा √2। जब आपने यहां से ये कॉमन ले लिया पीछे, यहां तो बचा √2x प्लस, और जब यहां से आपने ये कॉमन ले लिया पीछे बचा कितना 5, और बराबर में कितना बच गया 0। क्या ख्याल है? एकदम सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहा हूं। अब इसको कितने भागों में बांटना है साहब? आप कहेंगे सर इसको भागों में बांटेंगे तो 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। तो 2 भागों में बांटने का मतलब है x प्लस में √2 बराबर 0, और यहां से √2x प्लस 5 बराबर में 0, और यहां से x का मान प्लस का √2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का √2, और ये इस क्वेश्चन का आगे आपके पास x की फाइनल वैल्यू एक आई, x की वैल्यू एक और आ जाएगी। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये बनेगा साहब √2x बराबर प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस का 5, और मुझे ओनली 4x चाहिए, तो गुणा वाला √2 कहाँ जाएगा साहब? भाग में जाएगा। गुणा वाला √2 कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आगे आपके पास फाइनल आंसर। अरे कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप कब से डर रहे थे कि रूट वाला ये है सर रूट तो हट गया, रूट काम ही नहीं है ना, पता ही नहीं, रूट तो कहीं काम ही नहीं है। नॉर्मल संख्या 10 बन गई तो गुणा करने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने पर ये आना चाहिए। तो सवाल तो ये पहले वाला बन गया एज इट इज। आप देखो ध्यान से, बात समझ में आई या नहीं? बिल्कुल बात समझ में आ जानी चाहिए। एक चीज हमने नहीं की थी, इस 2 को √2 गुणा √2 लिखा, कॉमन लेते गए, x का मान -√2 और x का मान माइनस का 5 बटा √2। ये इस पूरे क्वेश्चन का फाइनल क्या है आंसर? रफ वर्क मैंने यहाँ कर दिया। अगर मैं √2 गुणा √2 को 2 लिख सकता हूँ, मैं 2 को √2 गुणा √2 भी लिख सकता हूँ, बराबर में कोई भी चीज मैं काम में ले सकता हूँ। जैसे a² माइनस b² बराबर a माइनस b a प्लस b होता है, तो वो सूत्र दोनों तरफ भी काम आ सकता है। इस बात को ध्यान रखना। हर सूत्र अगर बराबर में है ना तो बराबर में एकदम तराजू में तोल के रखा गया। हाँ, आप कुछ भी रखोगे तो उत्तर दोनों क्या देंगे? सेम देंगे। ठीक है, तो ये किया, कॉमन वगैरह लिए, बाकी टुकड़े करने वाले मैंने बता दिया, √2 को √2 से गुणा किया। तो उम्मीद है पहले का तीसरा आपके रूट जो हवा बना हुआ था कि हमें समझ में नहीं आता, वो इजी में क्लियर हो गया होगा। अब 2 सवाल और बचे हैं, चौथा और पांचवा, उनको करते हैं और अगली स्लाइड में करते हैं इसका चौथा सवाल। तब तक एक बार आराम से कंसेप्ट इसको समझो। आगे की स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो करते हैं पहले का चौथा सवाल। पहले के चौथे सवाल में आपको दे रखा 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। आपके इससे बटा में आ गया, तो बटा में आ गया तो क्या दिक्कत है? आप एलसीएम लो और काम करो। एलसीएम लेके नॉर्मल समीकरण बनाते हैं। इधर ध्यान दो, डरने की जरूरत नहीं, सवाल वो सेम ही चल रहा है। तो आपके पास जो द्विघात समीकरण है वो है 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर मैं कह सकता हूँ 0। क्या ख्याल है? ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसके बटा में 1 है, बिल्कुल, और इसके बटा में भी कितना है? 1। तो इस पूरी लाइन का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 8। मैं सही बात कह रहा हूं एकदम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 और 8 का एलसीएम क्या होना चाहिए? 8। अब आप सोचें थोड़ा सा कि 1 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, और 8 को जब ऊपर वाले 2x² से गुणा करोगे तो ये बनेगा 16x² माइनस 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 को 1 से गुणा करोगे 8x प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करोगे 1 बराबर में 0। और मुझे ऐसा ख्याल है कि जब ये गुणा बटा में 8 है वो चला जाएगा गुणा में, उधर वज्र गुणा होके, और जब ये वज्र गुणा होगा तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये बनेगा आपके पास 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0 गुणा 8 उधर जाके। तो समीकरण आपके पास बनेगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर में 0। अब ये नहीं बन गया सवाल? आपको ऐसा नहीं लगता है कि सर वही तो सवाल है? बोलो कहाँ दिक्कत आई? वही तो एलसीएम लेके ही करना था। डरना नहीं, आप सवाल को थोड़ा सा शुरू करें, शुरू करेंगे तो स्टेप अपने आप, मैथमेटिक्स की एक ख्याल आता है कि आप जब ये शुरू कर देते हैं स्टेप बाय स्टेप चलता जाता है, पेज 1-1 2-2 भर जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि हमने इतना काम कब कर दिया। चलो सर क्या करना चाहिए? मैं काम कर रहा हूं इधर बाकी का। ठीक है, आप कहेंगे सर करना यह है कि पहले वाली और लास्ट वाली संख्या को एज इट इज रखेंगे। बिल्कुल सही है, एकदम आपके ख्यालात तो एकदम सही है। 16x² और प्लस का 1 आप रखेंगे एज इट इज और बराबर लिखेंगे 0। उधर रब वर्क कर लेते हैं थोड़ा। बिल्कुल साहब, रब वर्क में आपको पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को करना है गुणा, और पहली वाली संख्या है 16x² और लास्ट वाली संख्या है 1। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करूं तो 16x² मिल जाए,
और बीच में क्या दिखाई दे रहा है मुझे माइनस का 8x। हाँ जी साहब, सोचिए थोड़ा सा, ऐसी कौन सी संख्या है? आप ईमानदारी से मन में सोचें, जब मैं बोलूं तो आपको ऐसा खुद को प्रश्न करना चाहिए, अरे मैंने सही सोचा या मैंने गलत सोचा। बात पकड़ में आ रही? बिल्कुल। तो मुझे दो संख्याएं सोचनी है। तो 8 लाने का मतलब है कि मैं लिख सकता हूं 4x और लिख सकता हूं 4x। लेकिन अगर मैं 4 दोनों को प्लस को लिखूं तो ये तो 4x प्लस का 8x हो जाएगा, मुझे चाहिए माइनस का 8x। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि इस बार दोनों ही संख्याएं माइनस में होगी। क्या ख्याल है? माइनस का 4x माइनस का 4x, जब जब दुनिया में संख्याएं माइनस में आती है तो जुड़ती है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है? माइनस का रहता है। तो माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 8x होता है। और -4 को -4 से गुणा करवाओगे तो गुणा करने पर माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो -4 गुणा -4 हो जाएगा प्लस का 16, और x को x से गुणा करोगे x²। तो एकदम सही गुणनखंड आ गए इसके। तो आप लिखेंगे माइनस का 4x और माइनस का 4x। ठीक है, अब आपके पास बन गए दो जोड़े, एक ये बन गया, एक ये बन गया। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? आप कहेंगे सर देखो 16 में भी 4 का भाग जाता है, 4 में भी जाता है, एक तो 4 तो पक्का कॉमन आएगा और x तो कॉमन आएगा आएगा। तो 4 का भाग 16 में कितनी बार जाता है? 4 बार। x² में से x कॉमन ले लिया, पीछे बचा x माइनस। अब देखो 4x में से 4x पूरे ही कॉमन आ गया। देखो 4x में से 4x पूरे ही कॉमन आ गया, और जहां से जिस दिन पूरी संख्या कॉमन उठा ली जाती है वहां पीछे अवशेष के रूप में कितना बचता है? 1 बचता है। ज्यादातर बच्चों के 0 रहता है, 0 कभी नहीं। क्यों? 4x का 4x में पूरा पूरा भाग गया एक बार, क्योंकि 4 का 4 में भाग एक बार, x का x में भाग एक बार। तो कितना बचा? 1। जब किसी संख्या को पूरा कॉमन उठा लिया जाता है ना, तो वहां हमेशा ध्यान रखें कितना कॉमन बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है साहब, ऐसा हो गया। एक नियम और बताया था कि सर जैसा यहां है, गुणनखंड कहता है मैं वैसा का वैसा आपको आगे भी मिलने वाला हूं। क्या ख्याल है? सही बात है, जैसा यहां हूं वैसा का वैसा आगे भी मिलूंगा। चिन्ह किसका दिखाई दे रहा है? माइनस का। कुछ कॉमन है? आप कहेंगे सर चेक करते हैं। इधर 4 है, इधर 4 का कोई अवशेष नहीं, कोई कॉमन नहीं आएगा। इधर x है, इधर x नहीं, और जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां कॉमन कितना होता है? 1। ये ध्यान रखना, मैंने माइनस बाहर लिया तो ये माइनस प्लस वाला क्या बन गया? माइनस बन गया। ठीक है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां कितना होता है? 1। अब आप ध्यान से देखें, इस माइनस के इधर, इस माइनस के इधर दोनों संख्या एक कॉमन आ रही है, वो संख्या है 4x माइनस का 1। जब 4x माइनस 1 कॉमन ले लेते यहाँ कितना बचेगा? 4x माइनस उधर भी बच जाएगा 1 बराबर 0। कितने भागों में बांट दो इसको? 2 भागों। कितने भागों में बांट दो इसको? 2 भागों। और 2 भागों में जब आप बांटेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0, उत्तर दोनों के सेम ही आएंगे। ठीक है, और भले ही सेम तो आना ही चाहिए। तो आप लिखेंगे 4x बराबर माइनस का 1 उधर गया प्लस का 1, और x बराबर 1 बटा गुणा वाला 4 कहाँ गया? भाग में। और यहाँ से 4x बराबर माइनस का 1 उधर गया प्लस का 1, x बराबर 1 बटा 4। ये इस क्वेश्चन का आपके पास आ गया फाइनल उत्तर। हाँ, थोड़ा सा लेंदी हुआ है, उसकी वजह से आपको बताता हूँ लेंदी क्यों हुआ है ना। लेंदी इसीलिए हुआ क्योंकि हमने एलसीएम लेके इतना काम किया, हर बार इतना कर रहे थे, हमें गुणनखंड मिल गए थे। ठीक है, और ये है आपका रफ वर्क। ठीक है, आप चाहे तो इसको फेयर में भी कर लेना, करना है फेयर में, क्योंकि थोड़े दिनों बाद में हवाई नहीं लगेगी। ये -4x की -8x था, ये -4x कहाँ से आ गया? थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो ये है, आपने ऐसा काम किया। अब गुणनखंड वाली बारी है, तो गुणा करने पर 16 और जोड़ने पर -8x आना चाहिए, तो हमने -4x लिखा और ये काम कर दिया। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहाँ एक कॉमन आएगा। भाई एक है ना, एक आबाद है, एक किसी के गुणा में हो सकता है और किसी के भाग में हो सकता है। एक बोलता है अपन सबके साथ है ना, मेरे किसी से लड़ाई नहीं है, बाकी तो 0 से तो लड़े हैं। 0 को किसी से गुणा कर दिया तो 0 बन जाता है, 0 को किसी से भाग कर दिया तो अपरिभाषित बना देता, अनडिफाइंड बना देगा, नॉट डिफाइंड बना देगा। तो 0 के लपड़े जाता है ना। और 0 ऐसे भी सही है कि अगर 1 लिया और उसके आगे 0 लगा दिया से तो लेने के देने पड़ जाए, कितनी संख्याएं जाए वो पता है। ठीक है, उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। ये है पहले का चौथा सवाल, और अब एक सवाल और बचा है 5वां, वो है छोटा सा सवाल। ऐसे एलसीएम लेना, बाकी कुछ भी नहीं करना। जब भी बटा में आए आप दिमाग लगाना ही मत कि मैं इनको गुणा करूं, ये कभी भी द्विघात समीकरण बटा में नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। आपको उसको नॉर्मल समीकरण में बनाना है। मैं आपको पहले बात बता दूं, आपको नॉर्मल समीकरण में उसको बनाना ही पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात को, विशेष तौर पर कह रहा हूं कि जब आप बटा में आएगा तो कहीं पर भी बटा में आ जाए, इसके बटा में हो जाए, इसके बटा में जाए, इसके बटा में, पहले एलसीएम लेके नॉर्मल समीकरण बनेगी। एक्चुअल में जो हमारी मेन द्विघात समीकरण है ना, वो तो ये है
जो मेन द्विघात समीकरण की हम बात करेंगे वो मेन द्विघात समीकरण ये है, ये तो बाद का काम होता है, हर बार हम कर रहे हैं। अगर द्विघात समीकरण सही नहीं है तो फिर आप गुणनखंड कहाँ से करेंगे। ठीक है, थोड़ी बातों का ध्यान रखें, थोड़े कंसेप्ट समझें। और ये हो गया पहले का चौथा सवाल। अगली स्लाइड में करते हैं पहले का पांचवा सवाल। अब देखो इसका करते हैं पहले का पांचवा सवाल। पहले का पांचवा सवाल पहले क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चंस के साथ हमारी आज की क्लास क्या हो जाएगी खत्म। और बाकी जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो हम 5 सवाल कल की क्लास में करेंगे वो हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। गुणनखंड विधि समझ लें, क्योंकि वहां गुणनखंड का कोई काम नहीं, वहां हम करेंगे श्रीधराचार्य से, भाषा से समीकरण बनाएंगे, फिर श्रीधराचार्य लगाएंगे। जो हमने 2.1 4.1 के अंदर जो दूसरे सवाल में किया था वो ट्रेन वाले क्वेश्चन में, वो हम काम करने वाले। ठीक है, तो सवाल है आपके पास 100x² माइनस का 20x प्लस का 1। ये तो आपके पास कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, नॉर्मल सा समीकरण आ गया। तो आपके पास ये है 100x² और माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। पहला काम क्या होता है, पहली वाली संख्या एज इट इज। तो पहले वाली संख्या है 100x² और लास्ट वाली संख्या एज इट इज माने तो प्लस 1 बराबर में क्या आ गया 0। ठीक है साहब, यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इधर रफ वर्क में थोड़ा सा सोचते हैं कि पहले वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को हम करते हैं गुणा। तो पहली वाली संख्या है आपके पास 100x² और लास्ट वाली संख्या है 1। तो जब गुणा करने पर मुझे मिलना चाहिए 100x² और बीच में मेरे पास एक संख्या है माइनस का 20x। कितनी संख्या है, माइनस का 20x। इसके मुझे कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 2 टुकड़े। और 2 टुकड़े मुझे इस प्रकार के सोच रहे हैं कि उन दोनों संख्या को जब गुणा करें तो 100 आ जाए प्लस का, और जोड़ो तो क्या आ जाए, माइनस का 20x आ जाए। तो आप तो कहेंगे सर गुणा तो 10x कर दो, क्योंकि 10 को 10 से गुणा करोगे 100 आ रहा है। लेकिन आपको तो 100 चाहिए, प्लस का भी आ रहा है, लेकिन आपको तो माइनस का 20x आना चाहिए। तो 10x और 10x कितना हो रहा है, प्लस का 10x हो रहा है। और ये माइनस का और ये भी माइनस का। क्यों, क्योंकि जब दो संख्याएं माइनस में होती है जुड़ती है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का। तो माइनस के 10x को माइनस के 10x से गुणा करोगे माइनस का 20x, माइनस 10 को माइनस 10 से गुणा करो, 10 को 10 से गुणा किया 100, और माइनस को माइनस से गुणा करने में प्लस बनता है, और x को x से गुणा किया x²। काम हो गया आपका। ठीक है साहब, ये गुणनखंड आ गया आपके पास माइनस के 10x और माइनस के 10x। ठीक है सर, इसके बाद ये है कि आप इसको ये बना दें, इसको ये जोड़ा बना दें। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन लेने की बारी आती है। देखो 100 में भी 10 का भाग जाता है, इसमें भी जाता है, तो 10 तो कॉमन आएगा ही आएगा, और x कॉमन आ रहा है वैसे भी। तो 100 का भाग 10 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 10 बार। और x² में से x कॉमन ले लिया, पीछे बचा x माइनस। अब देखो 10x में से 10x पूरा ही कॉमन ले लिया, और जहां से जो चीज पूरी कॉमन आ जाती है वहां अवशेष के रूप में कितना बचता है, 1। ध्यान रखना, अभी बताया था 4x में से 4x कॉमन लिया, जस्ट पहले वाला सवाल। 10x में से 10x कॉमन लिया, पीछे 1 बचा। अब जैसा यहाँ है वैसा का वैसा आगे भी होना चाहिए, ये तो रूल है, क्योंकि बिना रूल काम होगा नहीं। और यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का, तो यहाँ आ गया माइनस का। 10 यहाँ है, 10 यहाँ नहीं है, x यहाँ है, x यहाँ नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। वहाँ कॉमन कितना आएगा, 1। आप तो कॉमन ले लें, बाकी अपने आप ही हो गया, क्योंकि इस माइनस को बाहर लेती है, प्लस वाला किसमें बदल गया, माइनस में। अब तो ये चीज़ सोचें, जैसा यहाँ है वैसा का वैसा यहाँ आपको मिलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं। अब आपके पास वापस कुछ कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये है माइनस का चिन्ह, इसके इधर और इसके इधर आपको एक सेम संख्या नजर आ रही है, उसका संख्या का नाम है 10x माइनस का 1। जब आपने ये ले लिया, पीछे ये बचा 10x माइनस। जब आपने यहाँ से ये कॉमन ले लिया, पीछे यहाँ बचा माइनस का 1 बराबर में 0। कितने भागों में साहब, आप कहेंगे सर इसको एकदम बढ़िया तरीके से 2 भागों में बांटना पड़ेगा। तो जब 2 भागों में बांटोगे तो ये बनेगा 10x माइनस का 1 बराबर 0, और इधर भी बनेगा 10x माइनस का 1 बराबर 0। और मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 10x बराबर माइनस का 1 प्लस का, और x का मान निकालना, तो गुणा वाला 10 कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। सेम काम यहाँ होने वाला, क्योंकि संख्या तो सेम ही, माइनस का 1 उधर गया प्लस का 1, और x का मान 1/10। ठीक है, तो x का मान आया है आपके पास 1/10, और इधर भी x का मान आया कितना, 1/10। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी किसी भी प्रकार की, ये आपको काम करना। और मेरे हिसाब से प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक लाल और लाली को ये बात समझ में आनी चाहिए कि गुणनखंड का नियम कहता क्या। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, ये है आपके एकदम गुणनखंड का बेहतरीन नियम। ये आपके रफ वर्क है जो मैंने हर बार आपके 5 सवालों में आपके लिए किया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के बाद अब गुणनखंड में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कहीं गलती ना करें, इसमें श्रीधराचार्य नहीं लगाएं। कुछ बच्चे होते हैं इसमें श्रीधराचार्य लगा देंगे। सवाल स्पष्ट लिखा गुणनखंड विधि, जब एग्जाम में बोला जाएगा आपको गुणनखंड विधि से करना है तो आपको गुणनखंड विधि से ही करना है। जब नहीं बोला जाए कि मूल ज्ञात करो, फिर आप स्वतंत्र हो, आप चाहे श्रीधराचार्य से करो चाहे गुणनखंड विधि से करो, आप वहां फ्री हो जाओगे। बाकी सिंपल से गुणनखंड है। मैंने श्रीधराचार्य कब लगाया था, मैंने लगाया था 4.1 में, जब दूसरा सवाल करवाया था, वहां हालत खराब थी संख्याओं की।
1280 तक बड़ी संख्याएं आ रही थी, गुणा करने पर 1056 आ रहा था, जोड़ने पर 32 आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था। इसीलिए मैंने वहां श्रीधराचार्य लगाए। और वहां आप स्वतंत्र लगा सकते हो, वहां गुणनखंड सोच ही नहीं सकते, इतनी बड़ी संख्या आ रही है, सोचो हालत खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसलिए श्रीधराचार्य गुणनखंड इसमें लास्ट लगे। अब दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो भी सवाल आएगा उसके हम श्रीधराचार्य लगाएंगे। पहले समीकरण बनाएंगे, समीकरण से श्रीधराचार्य सूत्र लगा दें। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और गुणनखंड विधि को एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझना है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका दूसरा चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो जाए, क्योंकि वहां पर भी आपको गुणनखंड ही समझना है, ज्यादा बड़ा लंबा छोड़ा है ही नहीं ना चैप्टर। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, इनका सबका रिवीजन कीजिए। मैं आपके लिए कल लेके आता हूं प्रश्नावली 4.2 के जो सभी क्वेश्चंस बाकी बचे हैं 2 से लेकर 6 तक, तब तक आपको रिवीजन करना है। थैंक यू।